नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के मोरबी का दौरा कर केबल ब्रिज हादसे का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने टूटे हुए पुल का भी मुआयना किया। साथ ही राहत और बचाव कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मियों और अन्य लोगों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने अस्पताल जाकर घायलों से भी मुलाकात की तथा उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। गौरतलब है कि रविवार को हुए इस पुल हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20 लोग अस्पतालों में इलाजरत हैं। एक अभिभावक के तौर पर प्रधानमंत्री कर सकते हैं, वो सहायता जरूर इन तक पहुंचेगी। और यही कारण है कि उन्होंने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह की परेशानी इन लोगों को नहीं होनी चाहिए। जो घायल हैं उनका बेहतर इलाज होना चाहिए। डॉक्टरों की जो टीम है वो लगातार 24 घंटे उनकी निगरानी करे। और इसके साथ ही जो परिजन हैं, क्योंकि उनमें कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके माँ बाप चले गए, केवल बच्चे हैं, कोई अपने पूरे परिवार के साथ उस ब्रिज पर घूमने गया था और वहां से केवल अकेला लौट आया। तो ऐसी भी कई सारी रमा कहानियां हैं जो द्रवित कर देंगी आपको सुनकर। और अगर आप हादसे को देखें, 8 महीने का जो बच्चा है वो भी इस हादसे में चला गया, तो आप समझ सकते हैं कि कई सारे बच्चे नहीं रहे। करीब 40 के करीब ऐसे बच्चे थे जो इस हादसे का शिकार हुए। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी घटना है। देश दुनिया के तमाम लोगों ने संवेदना संदेश हैं वो भेजे हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री हर स्थिति पर निगाह रखे हुए हैं, हर तरह से दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि जो भी लोग इससे प्रभावित हैं उनको कम से कम। देखिए, बिल्कुल अभी प्रधानमंत्री सबसे पहले साइट पर पहुंचे हैं जहां हादसा हुआ था। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज राजस्थान दौरे के क्रम में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा में भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में झारखंड के आदिवासी क्रांतिकारियों की भी चर्चा की। 1,500 से ज्यादा लोगों की जघन्य हत्या करने का पाप हमारी आजादी की लड़ाई का भी पग पग इतिहास का पन्ना पन्ना आदिवासी वीरता से भरा पड़ा है। 1857 की क्रांति से भी पहले विदेशी हुकूमत के खिलाफ आदिवासी समाज ने संग्राम का बिगुल फूंका था। 1780, आप सोचिए 1857 से भी पहले 1780 में संथाल में तिलका मांझी के नेतृत्व में दामिन सत्याग्रह लड़ा गया था, दामिन संग्राम लड़ा गया था। 1830-32 में बुधू भगत के नेतृत्व में देश लड़का आंदोलन का गवाह बना। 1855 में आजादी की यही ज्वाला सिद्धू कान्हा क्रांति के रूप में जल उठी। इसी तरह भगवान बिरसा मुंडा ने लाखों आदिवासियों में क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित की। वो बहुत कम आयु में चले गए, लेकिन उनकी ऊर्जा, उनकी देशभक्ति और उनका हौसला ताना भगत आंदोलन जैसी क्रांतियों का आधार बना। साथियों, गुलामी के शुरुआती सदियों से लेकर 20वीं सदी तक आप ऐसा कोई भी कालखंड नहीं देखेंगे जब आदिवासी समाज ने स्वाधीनता संग्राम की मशाल को थामे न रखा हो। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण का आज से आगाज हो गया है, जो आगामी 14 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान विभिन्न जिलों के प्रखंडों, पंचायतों और गांवों में विशेष शिविर लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक पहल होंगे। इधर राज्य के कृषि मंत्री बादल ने आज देवघर जिला अंतर्गत जरमुंडी प्रखंड के नोनीहाट पंचायत में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
इस दौरान उन्होंने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया और जरूरतमंदों को कंबल बांटे। कृषि मंत्री ने लोगों से अपने क्षेत्र में आयोजित शिविर में शामिल होकर विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने भी आज साहिबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड के ग्राम पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत की और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा आपके द्वार कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं की आधारशिला भी रखी। वैसे लोगों को ये शुरुआत किया गया है कि जो लोग शहर की ओर या ब्लॉक की ओर या जिला की ओर नहीं पहुंच पा रहे हैं, और सरकार एक बात को दोहराती है कि हम आखिरी पायदान में जो खड़े हैं वैसे लोगों को भी रोजगार हम पहुंचाएंगे। लेकिन वास्तव में हम लोग देखें कहीं न कहीं तुम किया है, और गठबंधन की सरकार जिसका हेमंत जी नेतृत्व करते हैं, उन्होंने एक योजना 2021 में लाने की काम किया है। और वो कार्यक्रम लास्ट ईयर जो हम लोग चलाए थे काफी लोकप्रिय रहा और लोगों को लाभ भी मिला। इधर श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा के हंटरगंज प्रखंड स्थित औरू पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और निदान हेतु पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के कांटाटोली में बन रहे फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के कांटाटोली में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के निरीक्षण के क्रम में निर्माण करा रही कंपनी और विभागीय अधिकारियों से काम की प्रगति के बारे में जानकारी ली। फिर उसके बाद में कंक्रीट पहले केज उतारते हैं, केज उतारने के बाद कंक्रीट। श्री सोरेन ने इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और काम में गति लाने को लेकर कई निर्देश भी दिए ताकि आने जाने वालों को कम से कम दिक्कत हो। काम चल रहा है और इसी का थोड़ा अवलोकन करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और वर्तमान स्थिति में बहुत 100% कंफर्टेबल तो नहीं, कुछ कंफर्टेबल जरूर इनको मिले, ये हम लोग का प्रयास रहता है और सारी कंपनियों को भी ये निर्देश है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की यह कोशिश है कि फ्लाईओवर का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण हो। उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार सरकार ने इसको रीडिजाइन किया है। देखिए, ये काम बहुत पहले से चल रहा था, कई ऐसी चीजें थी जो और भी समस्या पैदा होता, लेकिन इन सब चीजों को ध्यान में रखकर इसका फिर से रीडिजाइन किया गया है और रीडिजाइन करने के बाद ये काम फिर से प्रारंभ हुआ है। गौरतलब है कि कांटाटोली फ्लाईओवर का काम पिछले कई वर्षों से रुका पड़ा था, जिस पर कुछ 1-2 महीने से दोबारा काम शुरू हुआ है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह जल्द पूरा हो और यात्री तीव्र गति से अपने गंतव्यों तक पहुंच सके। फ्लाईओवर निर्माण कार्य का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों संग इस विषय पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी लोकसभा अंतर्गत सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई प्रखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों और पुलिया निर्माण योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका परंपरागत तरीके से अभिनंदन किया। श्री मुंडा ने कहा कि वे संसदीय क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि क्षेत्र की जनता को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सके।
रांची के सांसद संजय सेठ ने आज रातू रोड में एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया। एलिवेटेड रोड की प्रगति का जायजा लेने के बाद सांसद संजय सेठ ने कहा कि यह रांची वासियों का ड्रीम प्रोजेक्ट है जो अब पूरा हो रहा है। जब एलिवेटेड रोड की बात आई तो एकदम पॉजिटिव थे। हमने हाउस में 2-3 बार क्वेश्चन किया, गडकरी जी के पास, मंत्रालय में जा जाकर मेंबर्स NHAI के जो मेंबर हैं उनके पास जा जाके अब फाइनल रूप में है। श्री सेठ ने कहा कि कार्य की गति काफी तेज है और ऐसा लगता है कि निर्धारित अवधि से पहले यह पूरा हो जाएगा। गति तो आप देख रहे हो, छठ का पीरियड था, दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा, छठ, इसलिए कुछ कम हुआ, लेकिन जो NHAI के अधिकारी हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं। स्थानीय सांसद ने कहा कि कार्य की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी है और इसमें अत्याधुनिक मशीनों का प्रयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में लोगों की संपत्ति का नुकसान नहीं हो, यह प्रयास किया जा रहा है। गुणवत्ता बहुत अच्छी है, बहुत, आप देखो बड़ी मशीनें, नई मशीनें आई हैं और बहुत तेजी से काम चल रहा है। ये भी मेरा प्रयास, हमने इनसे पूछा कि कोई आगे रातू रोड में कोई किसी का छज्जा तो नहीं टूट रहा है, तो उनका बिल्कुल नहीं टूट रहा है। सांसद के निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान पथ निर्माण विभाग के वरीय अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने अधिकारियों से कार्य के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा भी की। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO का आज 70वां स्थापना दिवस मनाया गया। नई दिल्ली में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि वर्तमान में EPFO के अंशधारकों की संख्या 6.5 करोड़ है और उनका लक्ष्य इस संख्या को बढ़ाकर 10 करोड़ करना है। ऐसा लक्ष्य किया है कि अभी हमारे 6.5 करोड़ अंशधारक हैं, उनकी संख्या बढ़ के 10 करोड़ होनी चाहिए। विभिन्न मानकों पे, चाहे आपके स्वास्थ्य का विषय हो, आवास का विषय हो, आपके रोजगार का विषय हो, एक अनिवार्यता के साथ सरकार ने उन सारे सुरक्षा मानकों को लागू किया है। परंतु इतना होने के बावजूद भी जो पेंशन की सुरक्षा है, EPFO के अतिरिक्त अटल पेंशन योजना चलती है, जीवन ज्योति बीमा योजना चलती है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलती है, अन्य क्षेत्रों में भी पेंशन योजनाएं चलती है, लेकिन EPFO उसका एक केंद्र बिंदु भी है। हमारे पास जो संख्या है, वो संख्या का विस्तार, वो संख्या को सक्षमता के साथ लागू करना चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की स्थापना दिवस के मौके पर आज रांची को भी नवनिर्मित भविष्य निधि भवन की सौगात मिली। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने वर्चुअल माध्यम से इसका ऑनलाइन लोकार्पण किया। रांची के हिनू में आयोजित लोकार्पण समारोह के दौरान सांसद संजय सेठ, विधायक नवीन जायसवाल समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। लेकिन प्राथमिकता है EPFO कार्यालय की, उसको जोड़ना। मैंने इसलिए कहा ना, अभी 78,000 शायद है जी पेंशनर हैं, तो इसकी संख्या चौगुनी होनी चाहिए। अब जब इतना बड़ा कार्यालय खुला है, पूरा कार्यालय डिजिटल हो गया है, तो निश्चित रूप से सुविधाएं बढ़ेगी और जो आज पेंशनरों की संख्या है ये आप लाखों में जाएगी। आप देखना इसका रिजल्ट, मेरे ख्याल से 6 महीने में इसका रिजल्ट मिलेगा। हमने इनको कहा है। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1,326 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1,723 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती है। देश में फिलहाल कोविड के 17,912 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के एक भी नए मरीज की पहचान नहीं की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 3 सक्रिय मामले बचे हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 19 करोड़ 64 लाख से अधिक
कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य की महागठबंधन सरकार पर फिर तीखा हमला बोला है। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में श्री मरांडी ने कहा कि राज्य का विकास छोड़कर सरकार जनादेश का अनादर करते हुए लूट खसोट को बढ़ावा दे रही है। भाजपा ने सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए सड़क से सदन तक आंदोलन की रूपरेखा तय की है। और जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो लगभग 1 साल तो हम लोगों ने सरकार को काम करने के लिए पूरी तरह से छोड़ दिया ताकि वो काम करे। जनता ने काम करने के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत हुई। सीसीएल अपना 48वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर रांची के दरभंगा हाउस स्थित सीसीएल मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। रांची के दरभंगा हाउस स्थित सीसीएल मुख्यालय में सीसीएल के 48वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निदेशक तकनीकी संचालन आरबी प्रसाद ने कहा कि देश के कुल कोयला उत्पादन में 70% भागीदारी कोल इंडिया की है। हम अपने लक्ष्य को हमेशा पाते रहें, तभी हमारा सीना चौड़ा होगा। कोल इंडिया आज जिस मुकाम पर खड़ा है और पिछले साल जो कोरोना काल में जो कोल इंडिया का परफॉर्मेंस रहा, आपका सभी कर्मचारियों का जो योगदान रहा, इसको पूरा देश सराहा और कोल इंडिया को मोस्ट डिपेंडेबल कंपनी डिक्लेयर कर। मौके पर निदेशक कार्मिक एचएन मिश्रा ने कहा कि सबको साथ लेकर हमें देश का विश्वास जीतना है, तभी सही मायने में हम अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। स्किलफुल होके, सुरक्षित रहके इस उत्पादन को और अधिक आगे ले जाके रिकॉर्ड उत्पादन जैसे बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग हर साल तरक्की कर रहे हैं। इस बार भी 76 मिलियन का लक्ष्य हमें प्राप्त करना है सीसीएल की हैसियत से। इस दौरान कर्मियों को संबोधित करते हुए निदेशक तकनीकी परियोजना बी साईराम ने कहा कि अपनी स्थापना के 75 वर्षों में हमने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और हमें सतत आगे बढ़ते रहना है। 1975 में ये कंपनी 79 मिलियन टन का उत्पादन कर रही थी। छोटी छोटी खदानें थी, अधिकतर भूमिगत खदानें थी। वहाँ से एक लंबा सफर तय करते हुए आज हम 622 मिलियन टन के लगभग लक्ष्य तक पहुँच चुके हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में शहीद वेदी पर पुष्पांजलि कर शहीदों को नमन किया गया, जिसके बाद विभागीय निदेशकों ने विभिन्न कोयला प्रक्षेत्रों के ध्वजों को फहराया। इस दौरान उत्कृष्ट सेवा देने वाले कर्मियों को पुरस्कार भी प्रदान किया गया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। कई चुनौतियों के बावजूद सीसीएल कोयला उत्पादन और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। दूरदर्शन से बातचीत में सीसीएल के निदेशक तकनीकी संचालन आरबी प्रसाद ने ये उद्गार व्यक्त किए। दूरदर्शन से खास बातचीत में सीसीएल के निदेशक तकनीकी संचालन आरबी प्रसाद ने कहा कि सीसीएल उत्पादन के क्षेत्र में रिकॉर्ड ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सब कुछ अच्छा चल रहा है सीसीएल में, और सीसीएल को इस साल 76 मिलियन टन का उत्पादन करना है। अभी तक जो उत्पादन हुआ है वो पिछले साल से हम लोग 16% के ग्रोथ में है। श्री प्रसाद ने कहा कि हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो फॉरेस्ट एक्विजिशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है और एनवायरनमेंट क्लियरेंस, लेकिन हम लोग जो सक्षम अधिकारी हैं फॉरेस्ट विभाग के और पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग के, उनसे लगातार टच में हैं हम लोग। सीसीएल निदेशक ने कहा कि देश में कोयले का अकूत भंडार होने के बावजूद हमें इसका आयात करना पड़ रहा है। उत्पादन बढ़ाकर हमें इसे कम करना है। अभी जितना भंडार है 150 साल से भी ज़्यादा चलेगा कोयला, लेकिन इसके बावजूद भी हमें हर साल 220 मिलियन टन के आसपास बाहर से कोयला मंगाना पड़ता है। बाहर का कोयला हाई ग्रेड का है, तो एक दो ब्लेंडिंग पर्पस के लिए मंगाते हैं। तो ये इसमें जो करीब 1,50,000 करोड़ रुपया हम लोगों का चला जाता है।
उन्होंने बताया कि शिक्षा और खेलकूद को बढ़ावा देना हो या फिर कमांड एरिया में विकास कार्य, हम अपने सामाजिक दायित्व का भी भली भांति निर्वाह कर रहे हैं। बहुत सारे काम सीसीएल कमांड एरिया के 25 किलोमीटर के रेडियस में हम लोग करा रहे हैं। जैसे उनका रोड की व्यवस्था हो या उनका चापाकल लगवाना हो, पानी की व्यवस्था हो। उसके अलावा हम लोग पूरे झारखंड से जो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चलाते हैं JSPSS। श्री प्रसाद ने कहा कि सीसीएल का लक्ष्य एक ओर जहां उत्पादन बढ़ाकर देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है, वहीं सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए जनमानस का विश्वास भी जीतना है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज थोक बिक्री क्षेत्र में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना की शुरुआत की। डिजिटल रुपए सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन निपटाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहा। खूंटी में न्यूनतम तापमान 13.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राज्य के अन्य जिलों का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि आगामी 7 नवंबर तक मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। सवेरे कुहासे की स्थिति भी बनी रह सकती है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची की नगरी में बम से दहशत फैलाने की साजिश को रांची पुलिस ने नाकाम करते हुए 3 जिंदा बम को बरामद किया, जिसे बाद में डिफ्यूज कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना ने देश के अल्प आय वर्ग के लोगों को आरोग्य की सुविधा देने में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने बताया कि कोडरमा में 21 अस्पताल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत पैनल में शामिल हैं। वहीं हजारीबाग के 48 और गिरिडीह के 37 अस्पताल इस पैनल में शामिल हैं। कोडरमा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत द्वितीय चरण में आज से 14 नवंबर तक जिला अंतर्गत सभी प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि इन शिविरों में आमजनों को योजनाओं का लाभ तथा उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के कवाली गांव में जुआ अड्डा पर देर रात पुलिस ने छापेमारी कर 1.5 दर्जन जुआड़ी को गिरफ्तार किया। पुलिस कार्रवाई के दौरान नकदी सहित कई सामान बरामद किए गए। देवघर जिला अंतर्गत पालजोरी थाना अंतर्गत ठेंगाडी में जुआ खेलते 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास से 6,600 रुपया बरामद किया गया है। इस संबंध में पालजोरी थाना में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करते हुए तीनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। चतरा जिले के गिधौर प्रखंड में सखी मंडल से जुड़कर महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। मालती देवी ने सखी मंडल से 20,000 रुपए ऋण लेकर अपने स्वावलंबन के सफर की शुरुआत की थी और आज वे पलाश मार्ट किराना दुकान चलाने के साथ उन्नत तरीके से जैविक खेती जैसे कार्यों से हर माह करीब 20,000 रुपए की कमाई कर रही हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि गोवंश और गोपालकों के प्रति भारतीय सनातन संस्कृति की असीम श्रद्धा का ये प्रतीक पर्व है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह के बरगंडा स्थित आदिवासी कल्याण छात्रावास का भ्रमण कर यहां के छात्रों से विभिन्न विषयों पर लंबी बातचीत की। उन्होंने कहा कि यहां से उनकी कई स्मृतियां जुड़ी हैं। इस छात्रावास में रहकर उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। दुमका में कल पीओ बोर्डिंग मेमोरियल संथाली साहित्य महोत्सव का आयोजन होगा। इस वार्षिक आयोजन में साहित्य जगत की कई हस्तियां शिरकत करेंगी। संथाली साहित्य महोत्सव का आयोजन दुमका की स्थानीय राजकीय पुस्तकालय में होगा। गिरिडीह जिला अंतर्गत सभी पंचायतों में आज से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत द्वितीय चरण का शुभारंभ हुआ। उपायुक्त ने बताया कि पंचायत स्तरीय शिविरों में आमजनों को लाभान्वित किया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण में आज जिले के 10 प्रखंड की 11 पंचायतों में शिविर का आयोजन किया गया। पंचायत स्तरीय शिविरों में अच्छी संख्या में लाभुकों की संख्या देखी गई। उपायुक्त के निर्देश पर शिविर के सफल आयोजन में सभी पदाधिकारियों ने सहयोग किया। उपायुक्त ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ सुयोग्य लाभुकों को मिले, इस दिशा में जिला प्रशासन लगातार प्रयत्नशील है।
टाटा स्टील लिमिटेड के पूर्व एमडी पद्म भूषण दिवंगत डॉक्टर जे ईरानी का आज जमशेदपुर के पार्वती घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत कई लोगों ने अंतिम विदाई दी तथा परिजनों को ढाढ़स बंधाया। श्री दास ने उनके योगदान का भी स्मरण किया। उन्होंने कहा कि यह उनका सौभाग्य रहा कि वे उनके एमडी काल में टाटा स्टील में कर्मचारी के रूप में कार्यरत रहे। मेरा सौभाग्य है कि उनके एमडी नेतृत्व में मैं टाटा स्टील में एक कर्मचारी के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला। साथ ही साथ 1995 के बाद एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तेल कंपनियों ने बड़ी राहत देते हुए एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के मूल्य में 113 रुपये 50 पैसे की कमी की गई है। इससे पहले 1 अक्टूबर को भी इस सिलेंडर के दाम 39 रुपये 50 पैसे कम हुए थे। राजधानी रांची में सिलेंडर की कीमत 1 नवंबर से 1,896 रुपये 50 पैसे हो गई है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत यथावत रहेगी। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर इन दिनों स्वराज सीरियल का प्रसारण हो रहा है। इसे हर रविवार रात 9 बजे, मंगलवार दोपहर 1 बजे, गुरुवार दोपहर 1 बजे, शनिवार रात 9 बजे और रविवार सुबह 9 बजे प्रसारित किया जा रहा है। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूस सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांति पूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी में केबल ब्रिज दुर्घटना स्थल का लिया जायजा, घायलों से की मुलाकात, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण में विभिन्न जगहों पर शिविर आयोजित कर जन समस्याओं का हुआ समाधान, दी गई योजनाओं की जानकारी। मुख्यमंत्री ने रांची के कांटाटोली में निर्माणाधीन फ्लाईओवर की कार्य प्रगति का लिया जायजा, रांची ईपीएफओ कार्यालय का केंद्रीय मंत्री ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। और सीसीएल ने मनाया स्थापना दिवस, अब तक 16% अधिक कोयला उत्पादन, बिजली संयंत्रों को भी कोयला आपूर्ति में संस्था का महत्वपूर्ण योगदान।